गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की विशेषताएं। हमने इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता का भी अध्ययन किया है। आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन तथा पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में क्या अंतर है। हम इनकी तुलना का अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की विभिन्न विशेषताओं के विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन के मुकाबले प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन अधिक व्यापक है, अधिक व्यवहारिक है और आज के अशांत और तनावग्रस्त विश्व के लिए अधिक कल्याणकारी एवं समग्र सुख का आधार है। जहाँ पाश्चात्य आर्थिक दर्शन भौतिकता, आवश्यकताओं में गुणोत्तर वृद्धि, सर्वोत्तम का अस्तित्व, प्रकृति के बर्बरतापूर्वक शोषण तथा व्यक्तिगत अधिकारों के भ्रमजाल में फंसा हुआ है। वहाँ प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन मनुष्य के आर्थिक जीवन में आध्यात्मिकता, सहअस्तित्व, आवश्यकताओं की न्यूनता, प्रकृति के संरक्षण, व्यक्तिगत कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के सिद्धांत से विश्व के आर्थिक कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम नजर आता है। आज के वर्ग संघर्षयुक्त, तनावग्रस्त, युद्ध त्रस्त विश्व को भारतीय आर्थिक चिंतन में ही विश्व शांति एवं सर्वभवन्तु सुखिना का स्वप्न साकार करने की आशा की किरण नजर आती है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय आर्थिक चिंतन की तुलना पाश्चात्य आर्थिक चिंतन से करना उपयुक्त होगा। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता पर बल। जहाँ पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में भौतिकता पर अधिकार पूर्वक जोर दिया गया है, वहीं प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में मानव जीवन में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट है, आवश्यकताओं में गुणोत्तर वृद्धि के स्थान पर आवश्यकताओं की न्यूनता, सादा जीवन, उच्च विचार। पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में अधिकाधिक आवश्यकताओं की तुष्टि में अधिक कल्याण की कल्पना की गई है। वहाँ भारतीय आर्थिक चिंतन में आवश्यकताओं की न्यूनताओं या अथवा मैं कहूँ तो आवश्यकताओं को यथासंभव कम करने पर जोर दिया गया। आवश्यकताओं की गुणोत्तर वृद्धि में मृग तृष्णा का भाव छिपा है। मानव मस्तिष्क एवं धैर्यहीन चिड़िया के समान है। एक धैर्यहीन चिड़िया के समान है। वह जितना अधिक पाती है उससे और अधिक पाना चाहती है, फिर भी अंततः असंतुष्ट रहती है। अतः भारतीय आर्थिक चिंतन में अधिकतम वास्तविक संतुष्टि एवं सुख के लिए आवश्यकताओं की न्यूनता तथा निर्वाण की स्थिति में पहुंचने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम के अस्तित्व के स्थान पर सर्वभवन्तु सुखिन की धारणा प्रबल। जहाँ पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में सर्वोत्तम के अस्तित्व की बात को महत्व दिया जाता है, वहीं प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में अस्तित्व के लिए संघर्ष का परित्याग कर समन्वय और सहयोग पर जोर दिया जाता है और आर्थिक क्रियाओं में सर्वोत्तम के अस्तित्व के स्थान पर सबके सुखी होने का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का भाव निहित है। किसी की सभ्य संस्कृति की श्रेष्ठता का मापदंड समाज में सबल व्यक्तियों द्वारा दुर्बलों की रक्षा कर उन्हें सबल बनाना है। साम्यवादी विचारधारा में जो कमाएगा वह खाएगा तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार तथा प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार का सिद्धांत भी स्वार्थपूर्ण है। वहीं भारतीय आर्थिक चिंतन में जो कमाएगा वह खिलाएगा की अवधारणा में सबल द्वारा दुर्बल की रक्षा का भाव भी निहित है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक साधनों का शोषण के स्थान पर प्रकृति का संरक्षण। पाश्चात्य आर्थिक चिंतन के कारण प्रकृति का शोषण आज समूचे विश्व में पर्यावरण के विनाश का कारण बना हुआ है। पाश्चात्य दर्शन से भौतिकता की अंधी दौड़ में सभी प्रकार के प्राकृतिक साधनों का निजी हित में बर्बरतापूर्ण शोषण की होड़ से पर्यावरण असंतुलन बढ़ा है, जबकि भारतीय आर्थिक चिंतन में प्रकृति के विवेकपूर्ण दोहन की बात की गई है। इसमें प्रकृति का संरक्षण और पूजा की जाती है। भारतीय चिंतन मानव जीवन को प्रकृति पर अवलंबित मानता है। अतः भारत में प्रकृति के संरक्षण हेतु पीपल, बड़, तुलसी आदि पेड़ों की पूजा की जाती है। पशु पक्षियों को दाना देना, उनकी रक्षा करना धर्म माना जाता है। नदियों की पवित्रता तथा जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, नाग पूजन, गाय पूजन, बछड़ा पूजन आदि के रूप में पर्यावरण की रक्षा का भाव हमारी परंपरा में सदैव विद्यमान रहा है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर व्यक्ति के कर्तव्य के प्रति जागरूकता। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व दिया गया है, जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक दर्शन अधिकारों के स्थान पर व्यक्ति के कर्तव्य को प्राथमिकता देता है।
अगर सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करें तो स्वतः दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। अगर माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करें तो संतानों के अधिकारों की रक्षा होगी, जबकि संतान के कर्तव्य में माता पिता के अधिकार सुरक्षित है। इसी प्रकार शिष्य के कर्तव्य में गुरु के अधिकारों की और गुरु के कर्तव्य में शिष्य के अधिकारों की रक्षा निहित है। शासक के कर्तव्य में प्रजा के अधिकार और प्रजा के कर्तव्य में राजा के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अतः समाज में सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पूरा करें तो समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकार स्वतः सुरक्षित रहेंगे, अधिकारों की मांग बेईमानी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है। पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, जबकि भारतीय आर्थिक चिंतन अर्थशास्त्र में के अनुसार अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, इसका धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक पाश्चात्य चिंतक भी भारत के विचारकों से सहमत नजर आते हैं। नेक्स्ट, अर्थ की धर्म पर प्रधानता के स्थान पर धर्म की अर्थ पर प्रधानता। जहाँ पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में अर्थ को धर्म पर प्रधानता दी है, वहाँ भारतीय दर्शन में अर्थ को गौण स्थान तथा धर्म को प्रधानता दी गई है। प्राचीन आर्थिक चिंतकों ने धन को तो केवल साधन माना है, जबकि मोक्ष को साध्य माना है। भारत में धर्म आधारित अर्थ रचना तथा मनुष्य के धन अर्जन तथा व्यय सब में धर्म की अनुरूपता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रकार इस संक्षिप्त तुलना से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का आर्थिक चिंतन बहुत ही व्यापक, व्यवहारिक, धर्मानुकूल, आध्यात्मिकता के अनुरूप है और इसी के अनुसार आचरण से समूचे विश्व में आर्थिक कल्याण एवं समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सादा जीवन एवं उच्च विचार की अवधारणा समूचे विश्व के सुख एवं शांति का आधार बन सकती है। जब हम आधुनिक भौतिकवादी विश्व में उत्पन्न समस्याओं का समाधान का उपाय ढूंढते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन हमें पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं कर पाता है। प्राचीन आर्थिक विचारकों ने अपने समय की तत्कालीन समस्याओं पर ही विचार किया, जबकि आधुनिक विश्व की कई समस्या बाद में उत्पन्न हुई। पहले बेरोजगारी, अति उत्पादन, व्यापार चक्रों की समस्या, जन आधिक्य की समस्या, पर्यावरण के संरक्षण की समस्या, औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्या आदि का ही प्रादुर्भाव नहीं था। अर्थात ये समस्या अब की है, आधुनिक समय की है। आधुनिक घातक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं होता। अतः वर्तमान विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन से उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है, किंतु समस्याओं के संपूर्ण समाधान के वैज्ञानिक उपकरण एवं सिद्धांतों का उन विचारों में अभाव है। उनमें क्रमबद्धता एवं वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी नजर आती है। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की पाश्चात्य आर्थिक चिंतन पर श्रेष्ठता। सुपीरियरिटी ऑफ एनिशिएट इंडियन इकोनॉमिक थिंकिंग ओवर वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकिंग। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन कई दृष्टि से पाश्चात्य आर्थिक चिंतन से श्रेष्ठ एवं बेहतर है। वह कारण कौन कौन से हैं जिससे इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है? जैसा कि पहला पॉइंट देखिए, भारतीय आर्थिक चिंतन में सुखी मानव जीवन के लिए आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है, जबकि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन केवल भौतिकता पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक चिंतन इसलिए भी श्रेष्ठ है कि इसमें सर्वे भवन्तु सुखिन का सिद्धांत सभी लोगों के सुखी जीवन की कामना करता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन सर्वोत्तम के अस्तित्व के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा से कमजोर के अस्तित्व को मिटाकर सर्वोत्तम के हावी होने की बात करता है, जो कि स्वार्थपरक लगती है। यह कमजोर की उपेक्षा कर सक्षम को लाभ पहुँचाता है, जो कि अनुचित है, क्योंकि जीने का अधिकार तो सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय चिंतन में प्रकृति के विवेकपूर्ण दोहन पर जोर दिया गया, जबकि पाश्चात्य दर्शन में प्रकृति के शोषण की बात कही जाती है, जो आधुनिक पर्यावरण समस्याओं को जन्म दे रहा है। जहाँ भारतीय दर्शन में संरक्षण है, वहीं पाश्चात्य दर्शन में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। नेक्स्ट है, प्राचीन आर्थिक चिंतन में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की प्रधानता है, वहाँ भारतीय चिंतन में परस्पर सह अस्तित्व एवं पारस्परिक सहयोग पर बल है, जो अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट, पाश्चात्य दर्शन केवल भौतिक सुखों का प्रतिपादन करता है, जबकि भारतीय दर्शन समग्र सुख का निर्देश देता है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभी के सुख पर जोर दिया जाता है। 4 पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति के आदर्श के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। जहाँ पाश्चात्य दर्शन में व्यक्ति के अधिकारों को प्रधानता दी गई है, वहीं भारतीय दर्शन में व्यक्ति के कर्तव्य पर जोर देकर उसको अधिक अच्छा बनाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट,
पाश्चात्य दर्शन धन को अधिक महत्व देकर मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करता है, जबकि भारतीय दर्शन मानव को समग्र मानव बनाकर उसके कल्याण की कामना करता है। नेक्स्ट है, जहाँ पाश्चात्य आर्थिक चिंतन अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानकर आर्थिक मानव की कल्पना करता है, वहीं भारतीय दर्शन अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का अविभाज्य अंग मानता है, जो अधिक व्यावहारिक एवं उचित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन के मुकाबले प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन अधिक व्यापक, धर्म अनुकूल, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिकता के अनुरूप होने से श्रेष्ठ एवं बेहतर है। जहाँ पाश्चात्य दर्शन ने विश्व में अनेक समस्याओं को जन्म देकर मानव जीवन को नारकीय बना दिया है, वहाँ भारतीय चिंतन अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मानव जीवन को अधिक सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। इस प्रकार आज आपका ये जो टॉपिक है, पाश्चात्य आर्थिक दर्शन और प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के बीच में अंतर, विशेषताओं और इनकी तुलना और इनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है, इसका हमने आज अध्ययन किया। और वर्तमान समय में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं कि भौतिकतावादी परिस्थितियां ज़्यादा जिम्मेवार रही हैं, और ये सब आधुनिक आर्थिक चिंतन के तत्व हैं हम या उनकी विशेषताएं हैं। और प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में इस प्रकार की समस्याओं का कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन है वह भौतिकतावादी ना होकर आध्यात्मिक रहा है। इसी प्रकार से ये है आपके सह उपभोग, संयमित उपभोग, संरक्षण की बात करता है ये, और मानव के 4 पुरुषार्थों की बात करता है। और जैसा कि हाँ, हम जब आधुनिक आर्थिक विचारकों का अध्ययन करते हैं तो वह भौतिक सुखों के ऊपर ज़्यादा बल देता है। ये वहीं प्राचीन आर्थिक विचारक जो है वह आज भौतिक सुखों पर बल न देकर मोक्ष की प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य मानकर और इस अनुसार कार्य करने की बात करता है। तो आज का आपका ये जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।